एक चाकू, स्टील का चाकू किसी की बॉडी में गया, हड्डी पर भी नहीं लगा, खुद डॉक्टर्स का कहना है रीढ़ की हड्डी से बच गया, 2 सेंटीमीटर पीछे रह गया। तो फ्लैश में चाकू, मैंने तो आज तक अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा कोई चाकू आगे का 2-2.5 इंच टूट जाए अंदर। इनको चाकू लगा और हॉस्पिटल में पैदल चल के गए, ऑटो में गए, पैदल चल के गए। जब मुझे गोली लगी थी तो मैं भी ऐसे गया था, इसलिए मैं इस बात को जरूर मानता हूँ, विल पावर की बात है। और ये भी बेहोश तब हुए जब वो एनेस्थीसिया उनको दिया गया, ऑपरेशन कर रहे थे तब, ऐसा मैंने सुना है। मेरा भी यही सिचुएशन थी कि मुझे गोली लगी पेट में और हाथ में गोली लगी हुई है, मैं चल के जाऊँ, डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे गोली लग गई और मैं खड़ा हूँ। तो आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या हुआ था। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट मेरठ का एक बहुत बड़ा बदमाश था, इंटरस्टेट गैंगस्टर था, उसका नाम था ब्रिजमोहन त्यागी। उसने नाक में दम किया हुआ था यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों को। ये फौजी गैंग के आदमी थे, जो महेंद्र सिंह फौजी यूपी बागपत की तरफ का रहने वाला, उसके गैंग के आदमी थे। इस गाड़ी को हमने सैंडविच कर लिया और मैं जब निकल के गया तो मैंने कहा निकलो बाहर, अंदर से गोली चली। मुझे गोली यहाँ पे, क्योंकि मैं सामने से खुला तो यहाँ पे गोली लगी पेट में, और उसके बाद फिर गोली चली, एक और गोली लगी, एक और गोली लगी। तो मतलब बहुत मुश्किल से ये हो पाया और किसी तरह से बस बच गए। 88 का एक एनकाउंटर उग्रवादी के साथ में पंजाब में किया था हमने, ओनली ऑन द बेसिस इस बात पे कि वो जो उसका साथी हमको धोखा नहीं देगा। फिर उसको किसी तरह हमने उसको काबू किया, ऐसे किया कि वो गोली उसकी चली, ऊपर चलती रही और हमने उसको पकड़ के फिर तो बिल्कुल फिल्मी उस टाइम पे, फिल्मी स्टाइल में, उस टाइम पे जो दूसरे मेरे ऑफिसर थे, मैंने पीछे से पकड़ रखा था उसको, और उसकी जो ऐसे इस प्रकार से कर लिया ताकि उसको शिकंजा उसका ऐसे पकड़ा कि वो रिवॉल्वर हमारी तरफ न चला सके, चलाएगा भी तो भी ऊपर गया और चलाई उसने। तो वी यूज आवर रिवॉल्वर, जो हमारा रिवॉल्वर था उसको हमने हथौड़े के इस्तेमाल, जैसे हथौड़ा नहीं होता ऐसे इस्तेमाल कर करके उसको सर में मारा, और तब जाके मारा तो वो बेहोश हुआ। पता लगा केवल सिंह बिल्ला को इंजर्ड हालत में ले आया। सबसे पहले तो डॉक्टर ने हमें कहा कि हमने कहा ये उग्रवादी है, उग्रवादी इंजर्ड कैसे आ गया यहाँ, तो उग्रवादी को इंजर्ड लाने का कोई रिवाज ही नहीं है। जो डेड बॉडी आती है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये किया हुआ है कि कोई नारकोटिक्स के केसेस पकड़वाएगा तो इन्फॉर्मर को उसका जो फिक्स अमाउंट होता है, कोई चीज़ होता है, मान लो हेरोइन पकड़वा रहा है तो उसका 20,000 रुपया पर केजी का हिसाब से होता है। मान लो कोई गोल्ड पकड़वाता है, गोल्ड वाला भी, उसमें भी 20% इन्फॉर्मर का होता है। ऐसा था जैसा कि आमने सामने मौत के साथ खेल रहे हैं। जब जा रहा था मैं कहा माता रानी आज मौत के साथ जा रहे हैं, देखो जब बचे तो बचे। एक तो पुलिस वाला जिसके पास वर्दी का रौब हो, वर्दी का अनुभव हो, उसके ऊपर वकील का काला कोट। काफ़ी डेडली कॉम्बो है ये। डेडली कॉम्बो मैंने इसलिए कहा कि आम तौर पर लोग इन दोनों ही महकमे वालों से एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि इमेज ही कुछ ऐसी है। लेकिन आज के जो हमारे खास गेस्ट हैं, उन्होंने इन दोनों ही रोल को बखूबी निभाया है, और साथ ही साथ जो एक आम इमेज है उससे अलग अपनी एक इमेज बनाई है। तो आज के हमारे खास गेस्ट हैं एलन राव साहब। जी सर, चूँकि आप पुलिस में रहे और बहुत बड़े बड़े एनकाउंटर्स वो सब आपके साथ जुड़े रहे, काफ़ी नाम रहा है आपका और अपने काम के लिए आप जाने जाते रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप आए वकालत में। तो अभी एक बहुत ही चर्चा में जो केस है वो है हम एक्टर सैफ अली खान का। हम सब जानते हैं कि कितना मतलब अभी चर्चा में है, क्यों है चर्चा में। अगर आप पुलिस अधिकारी होते और उस मामले की जांच कर रहे होते, मैं आज की डेट की बात कर रही हूँ, तो क्या लगता है कि बहुत सारी बातें आ रही हैं सामने का, जो चीज़ें दिख रही हैं शायद उसके पीछे कुछ और बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि अभी दिख नहीं रही हैं। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टिगेट करना होता तो आपके हिसाब से जो कुछ दिख रहा है वो कितना सही है और इसमें क्या चीज़ हैं जो छुपी हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये वास्तव में ये केस तो बड़ा इंसिडेंट है, ये सीरियस है। अगर ये जैसा बताया जा रहा है ऐसा है तो बहुत सीरियस बात है। किसी के रात में घुस जाना 2-2:30 बजे किसी को, फिर स्कफल के बाद उसको चाकू मार देना और फिर मार के भाग जाना, और उस आदमी को इतने गंभीर तरीके से मारना, ये वास्तव में ये अपराध है। सर, इसमें दो हिस्से हैं। एक तो ये जो आप बता रहे हैं कि अगर जैसा दिख रहा है तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि ये दिख रहा है, ये सच है, और दूसरा ये कितना बड़ा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जब भी कोई क्राइम कहीं होता है तो वो क्राइम का जो सीन है ना, वो अपने आप में बताता है, यानी सीन ऑफ क्राइम हम उसको बोलते हैं, SOC। सीन ऑफ क्राइम अपने आप सबूत हैं, वो चिल्ला कर बोलते हैं कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है। अगर वो सीन ऑफ क्राइम को इंटैक्ट रखा जाए तो, यानी कि ये इम्पोर्टेंट, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन की जो साइंस है उसमें यह है कि
सबसे पहले आपने सुना होगा कि कोई भी कुछ घटना होगी तो उसको सबसे पहले कॉर्डन ऑफ कर लो। वो यही इसीलिए करते हैं कि ताकि एविडेंस कोई डिस्ट्रॉय ना हो या प्लांट ना हो, दोनों बातें हैं। दोनों बात राइट। डिस्ट्रॉय होगी वहाँ से या कोई किसी ने ज़बरदस्ती कुछ चीज़ डाल दी, वो नहीं हो। तो सीन ऑफ ऑकरेंस को इंटैक्ट रखना, उसको सुरक्षित रखना और तब तक रखना जब तक कि जो फॉरेंसिक टीम है, हम उसके बाद ऐसे केसेस में ना वो आता है, हम विशेषज्ञों को बुलाते हैं, वो फॉरेंसिक टीम आके उसका फिंगरप्रिंट चेक करेगी, वहाँ पर ब्लड कोई मिला है वो चेक करेंगे, वेपन कोई मिला है वो चेक करेंगे, या कोई ऐसी चीज़ और है जो कि कहीं खून लगने के बाद में किसी दीवार पे लग गया, मान लो इस जगह पे कोई ऐसा हो रहा है, तो अगर कोई चाकू मारेगा तो चाकू मारने के बाद खून निकल के बिछड़ जाएगा, दीवारों पे गया, कितनी हाइट पे गया, ये सारी चीज़ें, कई और भी कई एविडेंस होते हैं। ये फिजिकल एविडेंसेस की बात कर रहा हूँ। ये देखने के बाद पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। कोई भी एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो देख के बता देगा इसमें सच्चाई क्या है। यहाँ पर इस केस में बहुत से लोगों की क्वेरीज ये हैं, मीडिया में मैं भी देखता हूँ, टीवी पे आ रहा है, प्रेस में आ रहा है, बहुत से लोगों के क्रिटिसिज्म भी आ रहे हैं कि ये कैसे हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बताया जा रहा है कि एक चाकू, स्टील का चाकू वो किसी की बॉडी में गया, और टूट गया। हड्डी पर भी नहीं लगा, खुद डॉक्टर्स का कहना है रीढ़ की हड्डी से बच गया, 2 सेंटीमीटर पीछे रह गया। तो फ्लैश में चाकू, मैंने तो आज तक अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा कि चाकू आगे का 2-2.5 इंच टूट जाए अंदर। जब चाकू बॉडी में जाता है तो अगर नहीं निकलता है तो उसको खींच के निकाल दिया जाता है, तो खींचने से टूटता नहीं है। और अगर स्टील का चाकू है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर होगा तभी टूटेगा, ऐसे नहीं होता। और फिर ऐसे लगने से तो प्रेशर हुआ नहीं। तो ये टूटने वाली थ्योरी है, ये बड़ी असमंजस में। कोई भी आदमी कहेगा चाकू टूटा कि नहीं टूटा। दूसरा इम्पोर्टेंट जो डाउट लोगों के दिमाग में ये है कि वो सैफ अली खान इतना बड़ा स्टार, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ घर में और कौन कौन था, आई विटनेस कौन थे, सबसे इम्पोर्टेंट उनकी वाइफ जो थी वो थी। तो फिर उनके साथ में कोई भी नेचुरल क्या होता है कि जब मेरे हस्बैंड को, बट वो वाली बात जो लोग कहते हैं ना, उसका मैं थोड़ा सा वो कहता हूँ कि वो जो ऑटो में क्यों गया वो भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बाई चांस है रात के टाइम में उसने ड्राइवर को छोड़ दिया और गाड़ी निकालने में टाइम लगता तो ऑटो में जाना नेचुरल लग रहा है, ऐसे कोई ये नहीं। बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं ऑटो में क्यों गया, ऑटो वाला तो है, उसने बयान दिया हाँ मेरे ऑटो में गया है। तो वो भी अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी होगा उस ऑटो में जब आदमी को खून बह रहा है तो कहीं न कहीं ऑटो में भी लगा होगा, वो भी एक एविडेंस है, वो भी गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें जो सबसे डाउटफुल चीज़ जो लग रही है मुझे, उस आदमी का उस घर में एंट्री करना। वो आदमी कैसे एंट्री करेगा जब तक या तो कोई इनसाइडर आदमी है जो उसका दरवाज़ा खोल देगा, लेकिन अब थ्योरी ये आ रही है कि वो किसी खिड़की से गया, खिड़की से गया और खिड़की से निकला। ये बड़े आप खिड़की से जाना तो पॉसिबल हो सकता है, अगर खिड़की इतनी है, खुली इतनी ज़्यादा है और ज़्यादा ऊंची नहीं है तो खिड़की से निकलना जाना तो पॉसिबल है। लेकिन खिड़की के अंदर, घर के अंदर चला गया आदमी खिड़की से, और उसके बाद बाहर निकलने के लिए वो खिड़की से इस्तेमाल करेंगे, जरा सा मुझे अटपटा सा लग रहा है। पॉसिबल ये होता है जब आदमी जब बाहर निकलेगा तो दरवाज़ा यूज करके निकल सकता है। दरवाजे का अगर अनलेस की लॉक ना हो दरवाज़ा, तब वो कहीं ना कहीं कोशिश करके। उसके बाद इतना सब होने के बाद में, और सैफ अली खान उसको पकड़ नहीं पाए, इतना बड़ा तो नहीं है, सैफ अली खान की हाइट से कम हाइट का है वो लड़का। और भी कई तरीके हैं, अगर उसको वहीं पे पकड़ा भी जा सकता था। लेकिन ये सब चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन की बात है, हम इन्वेस्टिगेशन को अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करें तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, जो जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं जो मिसिंग है, वो जुड़ी नहीं है अभी तक। एक तो देखिए वैसे वो वाला जो एरिया है बहुत ही इसकी सिक्योरिटी हाई रहती है, वो आप सोच सकते हैं। उसी पे मैं आ रहा हूँ, ये कड़ियाँ हैं। एक तो आगे सीन ऑफ ऑकरेंस से आने जाने का उसका है, दूसरा वो 12 मंजिल पे गया, टारगेटेड, वहाँ इतने लोग वहाँ रह रहे हैं तो उसी को टारगेट किया, वो भी एक बात है, वो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा। उस कॉम्प्लेक्स में कैसे घुसा, ऐसा देखिए, कोई भी बड़ा बांद्रा जो शहर, जो सबर्ब है, वो एक मुंबई का एक कैपिटल समझा जाता है कि वहाँ इतने इंपॉर्टेंट वीवीआईपी लोग रहते हैं और उनकी इतनी सोसाइटीज़ में बड़ा हाई सिक्योरिटी गैजेट्स भी होते हैं। वहाँ ये सब होते हुए आदमी ऐसे घुस जाए और वो घुस के फिर 12 मंजिल पे चला जाए, कोई उसको नोटिस ना करे। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं नोटिस किया। और जब
इतना होने के बावजूद जब होता है चाकू लग गया, शोर भी मचा होगा, तो आसपास के पड़ोसियों को भी नींद खुल जाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी इतना घोड़े बेच के सोता है कि एक पड़ोस में कुछ हो गया, इतनी बड़ी इंसिडेंट, पड़ोसियों को भी नहीं पता लगा। उसके बाद बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद में आदमी पूरा एरिया में कहीं भी पुलिस नहीं नजर आई उसको, वो निकल के कहीं से कहीं जाके थाने में बाद में 3-4 दिन बाद पकड़ा गया। तो ये सब चीज़ें हैं। बट ये चीज़ तो है, फैक्ट भी है, सीसीटीवी कैमरा में भी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अटपटा लग रही है, कुछ चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन के करने के बाद में इन सब का जवाब मिलेगा। जो कड़ियाँ, मिसिंग कड़ियाँ वो जुड़ेंगी। उसके बाद एक बार से फिर से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पीसी करेगी तो पता लगेगा कि, तो वो आदमी की विल पावर पे डिपेंड करता है। विल पावर की बात है। जैसे इनको चाकू लगा और हॉस्पिटल में पैदल चल के गए, ऑटो में गए, पैदल चल के गए। जब मुझे गोली लगी थी तो मैं भी ऐसे गया था, इसलिए मैं इस बात को जरूर मानता हूँ, विल पावर की बात है। और ये भी बेहोश तब हुए जब वो एनेस्थीसिया उनको दिया गया, ऑपरेशन कर रहे थे तब, ऐसा मैंने सुना है। मेरा भी यही सिचुएशन थी कि मुझे गोली लगी पेट में और हाथ में गोली लगी हुई है, मैं चल के जाऊँ, डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे गोली लग गई और मैं खड़ा हूँ। तो डॉक्टर ने अचंभा किया कि गोली लगा हुआ आदमी खड़ा कैसे है। ये कौन से केस में? ये बृजमोहन त्यागी वाले में जब मुझे गोली लगी तब की बात है। तो मैं इस बात को कोरिलेट कर सकता हूँ कि आदमी की अगर विल पावर है तो चोट लगा हुआ आदमी भी अगर ताकत अंदर से है तो आदमी सरवाइव करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात मैं मानता हूँ कि वो गया होगा। ये विल पावर पे डिपेंड करता है। क्योंकि अभी तो जांच चल रही है तो आपने कहा है कि कुछ भी कहना, मतलब हाँ, कुछ भी कहना। इस केस मैं अपना इस केस को, उस इंसिडेंट को, चोट लगने वाले इंसिडेंट को मैं अपने से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो कुछ न कुछ हो सकता है। अगर उसकी विल पावर मेरी तरह अच्छी है तो मुझे भी गोली लगी थी, खून मेरा भी बह रहा था, चल के गया मैं, तो ये पॉसिबल है। नहीं, तो मैं सिर्फ एक सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल है अभी के लिए तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए आप अधिकारी हैं, जांच अधिकारी, आप इस केस को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आपके जांच के दायरे में शक की सुई कहाँ कहाँ जाएगी? शक की सुई सबसे पहले तो वेपन पे जाएगी। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी, डॉक्टर्स ने एक 2.5 इंच का पीस निकाला ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। फिर आदमी पकड़ा गया तो ऑब्वियसली पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन में वो चाकू भी बरामद करेगी, या कर लिया होगा या कर दिया है। तो वो जो पीस जो उसके बॉडी से मिला है वो पीस, और जो बरामद चाकू जो हुआ है वो पीस, इन दोनों को जोड़ के देखा जाएगा, ये वास्तव में ही वही चाकू है जो उससे जुड़ जाएगा। और ये इसकी रिपोर्ट पुलिस अपने आप नहीं करेगी। दोनों पीसीज को निकालने के बाद, या फिर एक और भी कह रहे हैं कि जो 2 बच गया था उसके दो पीस और हो गए थे, वो भी बता रहे थे। तो इन तीनों पीसीज को जोड़कर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल भेजा जाएगा। और एफएसएल में फिजिक्स के डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो उसको वेरीफाई करेंगे कि यस ये वही पीसीज हैं तीनों जो एक चाकू के बनते हैं। और वो बिल्कुल उसका खाका बनाएंगे, फ़ोटो बनाएंगे, फ़ोटो बनाकर नापेंगे आगे कितना था, पीछे कितना था। और ये सारा करने के बाद में अगर ये कंबाइंड हो गया तो कोई शक नहीं है। अगर ये नहीं हुआ तो सबसे बड़ा शक है कि चाकू की आगे का 2.5 इंच का पीस टूट कैसे सकता है, जो कि स्टील का चाकू अगर है तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। किसी भी मेडिकल थ्योरी में ऐसा नहीं है कि फ्लश में यानी कि मांस में कोई चाकू घुसे और अंदर टूट जाए, ये पॉसिबल नहीं लग रहा नॉर्मली। बाकी जो डॉक्टर्स बताएंगे या फिजिकल और वहाँ की पुलिस बताएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेरे हिसाब से जो है वो है। सर, आप बता रहे थे एनकाउंटर के बारे में कि उसमें आपको गोली लगी, तो आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या हुआ था। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट मेरठ का एक बहुत बड़ा बदमाश था, इंटरस्टेट गैंगस्टर था, जिसका नाम था बृजमोहन त्यागी। उसने नाक में दम किया हुआ था यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों को। तो मेरे को जुम्मा मिला था, मैं SHO तिलक नगर था उस टाइम पे, मेरे को जुम्मा मिला इसको पकड़ना है, इसके गैंग के आदमी को पकड़ना है। इससे पहले भी हमने 1-2 गैंग के इसी के लोगों को पकड़े। ये फौजी गैंग के आदमी थे, जो महेंद्र सिंह फौजी यूपी बागपत की तरफ का रहने वाले, उसके गैंग के आदमी थे। तो इस पर काम करना शुरू किया हमने। तो खबर ये मिली कि ये बृजमोहन त्यागी राजौरी गार्डन में किसी जो बिजनेसमैन था उसका मर्डर करने के लिए जाना था इसने। और उसको वहाँ से सुपारी मिली थी मुंबई से 50 लाख रुपए की, उस टाइम पे 94 में। 94 में तो 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट था। तो हमको जो खबर मिली, इसकी मूवमेंट्स का देखा, उन दिनों इलेक्शन चल रहे थे, डूसू के इलेक्शन। तो इसके बारे में ये भी था कि डूसू में ये ABVP की तरफ से किसी को सपोर्ट कर रहा था, और NSUI के लोगों को गोली वोली भी इसने
चला चुका था ये गोली। और उस टाइम पे सालू मलिक थी, प्रेसिडेंट के लिए अच्छा। खड़ी थी सालू मलिक, नाम सुना है। उस पे भी गोली चल चुकी थी और वो बाद में पता लगा इसी ने चलाई थी, डराने के लिए, एबीवीपी को सपोर्ट करने के लिए। तो एक दिन खबर मिली हमें कि ये यूनिवर्सिटी एरिया में मूवमेंट है इसकी गाड़ी का नंबर हमको मिल गया और हमने इसको अपनी 3 गाड़ियाँ ली, उससे पीछा किया। और नेचुरली ये भी खबर थी कि ये आएगा राजौरी गार्डन में और उसका मर्डर करेगा, जिस आदमी के बारे में इसने सुपारी ले रखी थी। हमने इसको यूनिवर्सिटी एरिया में स्पॉट किया और इसके पीछे हमने लगे कि ये जाता कहाँ है, क्यों कि वाइट गाड़ी थी और काले शीशे, बिल्कुल ऐसे जेट ब्लैक शीशे थे जिसमें पता नहीं लग रहा था कौन आदमी कोई बैठा है। तो हम बड़ा असमंजस में थे कि इसको कहाँ रोकें, क्या करें, क्योंकि ये भी इसके बारे में पता था कि बृजमोहन त्यागी जब भी पुलिस के साथ में इसको पुलिस इसको पकड़ना चाहेगी तो इसने कई लोगों को कह रखा था मैं तो गोली चलाऊंगा और मैं ऐसे आसानी से नहीं पकड़ा जाऊंगा, ये इसने पहले से बता रखा था। और ये हमको मालूम था कि ये पकड़ेंगे तो गोली चलेगी, और गोली चलेगी तो हम भी वेपन के साथ में, तो गोली चलेगी तो अगर किसी गाड़ी में कोई इनोसेंट आदमी पीछे बैठा हो तो उसको ना मर जाए। तो बड़ी ऐसे में बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है। जो गाड़ी यूनिवर्सिटी एरिया से आ रही है और उसमें आगे दिख रहा है कि बृजमोहन त्यागी चला रहा है, एक आदमी साथ में बैठा है, वो कौन है ये नहीं पता, उसके पीछे गाड़ी में कौन बैठा है ये भी दिखाई नहीं दे रहा कौन है। बट ऐसे में फिर कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। वो जब जा रहा था चलते चलते रिंग रोड से होते यूनिवर्सिटी से लिया, फिर रिंग रोड गया, राजा गार्डन, पंजाबी बाग और राजा गार्डन जाने से पहले जब राइट में मुड़ने की कोशिश की जहाँ पर इसका टारगेट था उस आदमी को मारने का, तब हमने इसको सपोर्ट किया। मैंने कहा अब तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, नहीं रोका तो ये किसी को मार देगा जाके ऐसे ही। तो फिर हमने इसको जब रोका आगे पीछे गाड़ी लगाई, उस टाइम पे फ्लाईओवर नहीं था, रेड लाइट थी वहाँ पर, एक तरफ से साइड सेंट्रल बस थी, एक गाड़ी हमने आगे लगा ली, एक साइड में एक पीछे, तो इस गाड़ी को हमने सैंडविच कर लिया। अच्छा। और मैं जब निकल के गया तो मैंने कहा निकलो बाहर, तो अंदर से गोली चल गई। तो उसके बाद तो फिर गोली चलनी थी, मुझे गोली यहाँ पे, क्योंकि मैं सामने से खुला तो यहाँ पे गोली लगी पेट में, और उसके बाद फिर गोली चली, एक और गोली लगी। तो इस प्रकार से मेरे 2 आदमी और इंजर्ड हुए पुलिस के, मेरे अलावा 2 और जब गोली चली फिर हमने भी गोली चला दी। तो वहाँ पर राजा गार्डन चौक पे दिन में 2:15 बजे 15 सितंबर 1984 ये इंसिडेंट का टाइम है जी। और उसके बाद 3 पब्लिक के लोगों को भी चोट लगी होगी। जब गोलियां चलती है तो फिर कुछ नहीं दिखता है कौन कहाँ है, भीड़ वहाँ चारों तरफ से भीड़, जैसे सिनेमा देखने वालों की भीड़ नहीं होती ऐसे चारों तरफ से खड़े हो गए काफ़ी। मेरे को चोट लगी तो फिर जब देखा कि दोनों आदमी, अच्छा इत्तेफाक से पीछे की वाली सीट पे कोई नहीं था, आगे ही 2 आदमी थे, बाद में हमने खोल के देख लिया तो कोई नहीं था। तो हमने तो देखा दोनों को, फिर हमने एनकाउंटर हुआ, वहाँ प्रॉपर एनकाउंटर हुआ, वहाँ पे दोनों आदमी मर गए। मैंने फिर अपने ड्राइवर को बोला तुम फटाफट चलो, फिर डीडी हॉस्पिटल गए पैदल चल। वहाँ डीडी हॉस्पिटल मैंने अपनी गाड़ी के ड्राइवर को डायरेक्शन दी कि किधर से जाओ। 2:15 बजे एक छुट्टी का टाइम होता है, तो सड़क मेन रोड पे भीड़ रहती है गाड़ियों की, स्कूल टाइम में होता है ना, जब अब पीक आवर्स कब होते हैं, सुबह होंगे, दोपहर में स्कूल टाइम में होंगे या शाम को होंगे ऑफिस टाइम में। तो मैंने उनको डायरेक्शन दे के हॉस्पिटल गए और वहाँ पर तब तक मैं अपने मेरे पास कुर्ता पजामा और वो थे शूज़, मेरे स्पोर्ट्स शूज़, वो सब खून में भर गए। और इस प्रकार से जब मैंने बताया ना आपको, जब मैं डॉक्टर के पास गया मेरे को गोली लगी हुई है, डॉक्टर ने कहा कि गोली लगा हुआ आदमी कैसे खड़ा है, वो जब आपको सैफ अली खान के इंसिडेंट में बता रहा था, तो वो इंसिडेंट है। वहाँ गए, फिर वहाँ जाके वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, 15 दिन में आईसीयू में रहा। सैफ अली खान तो जल्दी आ गए, मैं तो 15 दिन आईसीयू में रहना पड़ा। और पूरा मेरा यहाँ से काट के पूरा अंदर से सारी गोली वोली निकाल के डॉक्टर AK मोंगिया ने इलाज किया था वहाँ पे, जो आजकल देहरादून में। उन्होंने कहा आपका पूरा ओवरहॉलिंग हो गया और दोबारा से आपका लाइफ दे दी। वास्तव में उसने कहा ये लाइफ तुम्हारी दोबारा मिली है। हार्ट के इतने नीचे से गोली पार हो गई थी, 83 ऊपर होती तो खत्म था मामला। बृजमोहन त्यागी एनकाउंटर का कनेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन से भी है। अच्छा, हाँ, उसकी ये बता रहा हूँ कि जब ये गाड़ी में एनकाउंटर हुआ, उस गाड़ी में हम तो हॉस्पिटल चले गए, फिर पुलिस आई, पुलिस ने देखा गाड़ी का डिक्की खोली ना, उसमें ABVP वोट स्पोर्ट के ABVP ये लिखा था। और ये वाला बैनर अगले दिन के जो 16 सितंबर के अखबार की हर हेडलाइन का फ्रंट न्यूज़ थी, ये फ्रंट न्यूज़, ABVP स्पोर्टिंग गैंगस्टर्स किल्ड इन एनकाउंटर, SHO हर्ट 2 अदर पर्सन, ये सारी चीज़ें उसमें, ये पूरा इंसिडेंट का जिक्र किया था। तो 16 तारीख को इलेक्शन था, नेक्स्ट उसी दिन
जिस दिन सुबह अखबार में आया उसी दिन इलेक्शन होना था डूसू वो का, तो फिर तो election पूरा की बाजी बदल पलट गई और सालू मलिक प्रेसिडेंट बन गई NSUI की। तो ये 10 साल का रिकॉर्ड था ABVP का, 10 साल से लगातार ABVP की स्पोर्ट में आ रहा था। इस केस की वजह से NSUI उस दिन तो बहुत से अब जानने वाले सभी के मेरे ABVP के भी जानने वाले कहता है आपने तो उल्टी बाजी पलटवा दी। तो ये एक इंटरेस्टिंग रहा कि देखिए जो, और मैं समझता हूँ कि कोई भी जो कैंडिडेट्स लड़ते हैं ना उनको गैंगस्टर्स का सहारा नहीं लेना चाहिए, उनको अल्टीमेटली नुकसान ही उठाना पड़ता है। और पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, इसका एक बड़ा दुख है हमारे देश में। मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट लेवल पे हो, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, चाहे वो काउंसलर लेवल पे हो, चाहे MLA लेवल पे, चाहे MP लेवल। क्रिमिनल्स को नहीं, मैं समझता हूँ क्रिमिनल्स को कैंडिडेट ही नहीं बनना चाहिए, यहाँ तो एकदम बनाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ support- उल्टा है, यहाँ उल्टा यहाँ क्रिमिनल है वही कैंडिडेट बनेगा, शरीफ आदमी को जगह ही नहीं है। एग्जैक्टली। शरीफ आदमी को नहीं बनाते कोई। चूँकि आपने बहुत लंबे टाइम तक पुलिस में काम किया, जी। जो कि हम लोग जानते हैं, तो अभी एक अच्छी सीरीज आई हुई है नेटफ्लिक्स पर, जी ब्लैक वारंट, काफ़ी चर्चा हाँ, में है। हाँ, बहुत जी। है Black और Warrant। सुनील साहब हमारे साथ भी उनकी बातचीत हुई थी हमारे चैनल पे भी, तो उन्होंने बहुत सारी जेल के बारे में जी काफी बिल्कुल। बताया। तो अब क्या था कि जो जेल में जो कि अपनी किताब में लिखा है, फिर जो सीरीज़ में दिखाया गया, तो जेल में दिखाया गया कि एक बड़ा गैंग वॉर जिस तरह से चलता है, और बहुत ही जेल की जो दुनिया है बहुत अलग सी लगती है, जो हम लोगों ने सुनी है या देखी है या कल्पना की है जिस तरीके से, तो उससे अलग दिखता है। तो अब बहुत सारे केसेस हम खुद से देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अब आप बताएं कि वाकई जैसे उस सीरीज़ में दिखाया गया है या किताब में लिखा गया, या वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आपका अनुभव क्या कहता है जेल की दुनिया के बारे में? देखिए जो कुछ बातें हैं सीरीज में भी हैं, बुक में भी हैं, जेल की दुनिया अपने आप में अलग दुनिया है। मैंने इसको अपने सर्विस के दौरान एज ए पुलिस ऑफिसर और अभी वकालत के दौरान काफ़ी करीब से देखा है। और ऐसे ऐसे अपराधियों से भी मैंने जो भेजे थे उनसे बात करी है, जो अब मैं अपने जो उन अपराधियों की जमानत के बाद मैं उनसे बात करता हूँ। ये इंटरेस्टिंग होता है कि अब बताइए अंदर जेल में क्या हो रहा है, अच्छा। क्या क्या चलता है। तो वो मुझे अंदर की पूरी पिक्चर बताते हैं, और वो बताते हैं, वो बड़ी भयावह पिक्चर है। मतलब वहाँ की जो सिचुएशन है, जो लोग बताते हैं, अब ये अंदर की बात है, वो मैं बताने में कोई गुरेज भी नहीं, क्योंकि मैंने जो पता किया है नहीं, लोगों ने मैं बताया चाहूंगी है। कि आप थोड़ी सी जरूर जरूर पिक्चर हम बताना लोग को चाहिए। दिखाएं जी। जेल में कोई भी चीज़ संभव है, अच्छा। ड्रग्स से लेकर कुछ भी चीज़ है, बट उससे हर एक चीज़ का प्राइस है। जेल में आपको कौन सी सुविधा चाहिए उसका भी प्राइस है, फिक्स है। आपको इतना, अगर अकेली कोठरी में रहना है उसमें रहना है, चाय के साथ बिस्कुट दूसरे वाले खाने हैं तो उसकी भी प्राइस है। ये मेरे जो अपराधी जो मैंने जिनको छुड़वाया उनकी कहानी बता रहा हूँ मैं यार। और आपको कंबल चाहिए उसकी भी प्राइस है, हर चीज़ का। और जाते ही जो भी पैसे वाला आदमी है उसको, गरीब आदमी तो कोई वहाँ पूछ ही नहीं ना, कोई जो गरीब आदमी के ना तो कोई अच्छा वकील है ना उसको, वो बेचारा अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काट रहे, सड़ रहे हैं। मैं आपको बता, ऐसे ऐसे भी हैं जो गरीब आदमी हैं, जो कि चाहे अपराध किया भी हो, बट उनको राइट तो है ना अपने आप को डिफेंड करने के लिए। वो बेचारे परेशान होकर सड़ रहे हैं आराम से। क्या उनको ये, वो अपनी उम्मीद छोड़े बैठे, ठीक है जो कुछ होगा देखा जाएगा। पर वो एक सीरीज के अंदर दिखाया गया कि एक लीगल सेल बनाया गया जो इसी तरह के लोगों के लिए है, लेकिन वो लीगल सेल की भी बात मैं करता हूँ। और उसके बाद हर चीज़ के प्राइस की बात मैंने कर दी, और फैसिलिटीज़ के ऊपर बात कर दी। वहाँ पे अगर आपको नशा वाले बहुत से लोग जाते हैं, वो ड्रग्स की चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और ये पहुंचता कैसे है, आपको फ़ोन की सुविधा चाहिए। वैसे तो ऑफिशियली मैं आपको बताऊं, जेल से फ़ोन करने की सुविधा है, अपने घर वालों को वीक में 1-2 बार बात करने की सुविधा है। वो एक सिस्टम है कि आप अपना फ़ोन नंबर, पोस्टपेड फ़ोन नंबर देंगे, एफिडेविट देंगे कि ये मिसयूज़ नहीं हुआ है, ऐसा है कि ऑफिशियल है। वो तो अपराधी अपने घर वालों से बात कर सकता है। वो पहले कुछ लैंडलाइन से करता, अब मोबाइल से हो गया। अच्छा, वो जेल का अपना सिस्टम है, और ये अच्छी बात है। अपराधी अपने घर वालों से बात कर सके, अपने वकील से बात कर सके, ये है ये बात। दूसरा, इलीगल काम करने वाले अपराधी जो बैठे, उनके पास कई बार, मैंने जब हम सर्विस में थे तो कई बार हमने फ़ोन वहाँ पे डिटेक्ट किए, पकड़े भी हैं। तो यहाँ पर भी अभी भी कुछ कई शिकायतें चल रही हैं कि कोई अपराधी अपने फ़ोन से कोई भी काम कराया जा रहा है। तो ये फ़ोन कैसे पहुँचते हैं उनके पास, उसकी भी अपनी प्राइस बताई जाती है कि वो ये करना है। तो हर प्रकार का वहाँ पे सिस्टम ऐसा है, जैसा कि पता लगा है, जो इनमेट्स जो आते हैं जेल से छूट कर आते हैं, वो बताते हैं वहाँ का सारा सिस्टम क्या है। ये तो हो सकता है ये जो नेटफ्लिक्स में जो आ रहा है या ब्लैक वारंट जो चल रहा है, इसमें कुछ जो बातें हैं वो सच्चाई है,
तभी। और जो ऐसे ऑफिसर ने या ऐसे कोई आदमी बना रहे हैं जो उसको प्रैक्टिकल देखा है उन्होंने, हमने तो सुना है, मैं सुनने की बात कर रहा हूँ, वो तो उन्होंने खुद देखा है अंदर जेल में, जब वो उनकी ड्यूटी थी तब देखा, तभी उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक इसमें मुझे लगता है सच्चाई है। और ये तो दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ, दिल्ली में काफ़ी सख्ती है। आप बाकी स्टेट्स की दूर दराज की जेलों में जाइए, वहाँ तो रामराज है, वहाँ तो जेलर है, जेलर भगवान है वहाँ तो सबके लिए। ऐसा वहाँ है, जब ठीक है चल रहा है जैसा भी है, बट ये इसको रोकना चाहिए। हाँ, इसमें एक बहुत ही जो चलिए आपस में जो भी चल रहा है, अगर सुविधाएं की बात है तो गलत ही, लेकिन फिर भी वो उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा जिस तरह से हम देखते हैं कि जब जेल से ही बहुत सारे गैंग जो है ऑपरेट होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग रिसेंटली देखा बिश्नोई का मामला सामने आया, कहा गया कि जेल में से ही रह करके उस अपना केस मतलब वो सॉरी अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे चला रहे हैं। और भी बहुत सारे मामले आते रहे पहले, इतने सारे आपने खुद इतने सारे गैंग देखे हैं इसने, तो ये फिर कैसे मुमकिन है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत के बिना तो मुमकिन नहीं है। ये अगर कोई अपराधी जेल से फोन इस्तेमाल कर रहा है तो ये तो बड़ा क्लियर मैसेज है ना कि वो अपराध कर रहा है, जेल से बैठ के फोन यूज कर रहा है, तो उससे तो बिना किसी मिलीभगत के हो ही नहीं सकता। जैसा मैंने बताया, हर चीज की प्राइस है, उसी को आप टैग कर लीजिए, बिना प्राइस के कोई फोन किसी को नहीं, या तो मॉनेटरी प्राइस है या कोई और प्राइस किसी प्रकार का। करप्शन भी कई प्रकार का, या तो मॉनेटरी है या फिर कोई ऐसा काम कराने के लिए किसी को उकसाया जाए या ऐसा गलत काम करने के लिए कहा जाए, तो वो भी एक करप्शन है ना। जी जी। तो पुलिस में कहते हैं कि करप्शन की बात जो है वो खाली पैसे की मैं नहीं समझता हूँ। मिसयूज ऑफ पावर, दैट इज ऑल्सो करप्शन। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, और कोई सुविधा है उसको मिसयूज करना, दैट इज ऑल्सो करप्शन। बहुत से लोग समझते हैं कि मैं तो पैसा नहीं लेता हूँ, बहुत अफसर कहते हैं मैं तो पैसा नहीं लेता हूँ, मैं तो करप्शन नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बाद देखो हाँ, और बहुत सारे अरे बहुत से मिसयूज करते हैं, अपनी पोजीशन को मिसयूज करते हैं सारा कुछ करके। जी जी। तो ये भी तो एक मैं कहता हूँ गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, ये जानना चाहती हूँ मैं कि आपने चूंकि बहुत सारे केसेस देखे, सबसे मुश्किल केस आपको कौन सा लगा जो आपको लगा कि सॉल्व करने में या जिसके सबूत जुटाने में मतलब लगा कि बहुत मुश्किल था? मैं बहुत पुराना केस की बात कर रहा हूँ, जब मैं वसंत विहार में पोस्टिंग थे मेरा, एक डॉक्टर थे गगनदीप सिंह, उनका मर्डर हो गया। और मर्डर कैसे हुआ कि उसका कोई मारने वाले कोई मोटिव नहीं था। जो मारने आए थे किसी एक लेडी को, डेजी खान थी, उनको मारने आए थे कोई अपराधी, जो गैंगस्टर थे वो। इशू ये था कि वो कोई मकान खाली कराने के चक्कर में वो मकान खाली नहीं कर रही थी, वो किसी ने हायर किया उनको, उन्होंने उसको डराने के लिए वहाँ पर आए, और शाम को तीसरी चौथी मंजिल पे वो रहती थी। नीचे से उन्होंने गोली चलाई उसके ऊपर, और जो पड़ोस में डॉक्टर था, एम्स में था डॉक्टर गगनदीप सिंह, वो उसको बचाने के लिए बालकनी में आ गया, वो गोली उसको ना लग के उसको लग गई, वो बेचारा मर गया। अब इस केस को सोल्व करने में कितना आप देख सकते हो कि कौन अपराधी था, कौन क्या था, क्या उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सोल्व तो हो गया। सीधा सोल्व करने का ये था कि उसको फिर बाद में कनेक्ट करना है, बड़ा वो था। रात का टाइम था, अपराधियों की शक्ल नहीं, फोटो नहीं, उन दिनों सीसीटीवी भी नहीं थे, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 82 की बात कर रहा हूँ, सीसीटीवी भी नहीं थे। और उसके बाद कौन कहाँ से, वेपन कौन सा था, जैसे मैंने वेपन की कहानी बताई कि वो डॉक्टर को लगी तो वो एक लीड उसके बॉडी में मिली, और बाकी जो रिवॉल्वर और नीचे खोल वोल था वो सारा देखना, वो नहीं नीचे मिला तो इसका मतलब वो रिवॉल्वर था। तो ये सारा करते हुए फिर हमने बाद में उसको लैंडलॉर्ड को ढूंढा कि इसका लैंडलॉर्ड कौन है, क्या डिस्प्यूट था। तो उसने कहा कि ये मेरे को खाली ज़बरदस्ती, जो डेजी खान तो बच गई थी, तो उसके बाद उसने उसको बताया, तो हमने फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चनिंग किया, तो उसने बता दिया ऐसे ऐसे लोगों को मैंने 2 लोगों को हायर किया था उसको खाली कराने के लिए, डराने के लिए मैंने तो भेजा था, वो गोली उन्होंने चला दी, उससे वो डॉक्टर मर गया। अब उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं ना, उसको डॉक्टर, वो गए थे, वो भी डॉक्टर को मारने नहीं गए थे, और वो तो शायद डेजी को भी मारने नहीं गए जो आप बता रहे हैं। हाँ, डेजी को भी डराने के लिए गए थे, लेकिन वो ऐसा हादसा हो गया। तो ये केस था, जिसमें करने के बाद में फिर एक और इंसिडेंट था, जो होटल में, 5 स्टार होटल में मर्डर हो गया था। अच्छा। वो उसमें कोई सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन खतरा बहुत था उसमें। किस तरह का अपराधी का? उस टाइम पे सिद्धार्थ कॉन्टिनेंटल होटल था वहाँ पे। वहाँ पे 8वीं मंजिल पे कोई गेस्ट आया बॉम्बे से, मिस्टर राव करके, अनिल राव, AK राव ऐसा कुछ था। वो आया, और आने के बाद वो जो ही चेक इन किया उसके 1 घंटे बाद वो नहाने धोने लगा, तब तक वो कोई आदमी आए और वहाँ पर उसको लूटने के पर्पज़ से
उन्होंने स्टूअर्ड बन के रूम बॉय बन के उन्होंने खुलवाया और वो तैयारी के साथ थे। और उन्होंने क्लोरोफॉर्म, रस्सियाँ, डॉक्टर टेप सब लेके तैयार आए थे, एक रिवॉल्वर, एक चाकू सब लेके आए थे कि इसको लूटेंगे। उनको ये खबर थी कि ये शायद बॉम्बे से आया, बहुत अच्छा पैसा होगा उनके पास। तो उसके बाद उन्होंने ये भी स्ट्रेंज है कि कैसी होटल में तो चेकिंग होती है हमेशा आने से पहले, तो उसमें चाकू और रिवॉल्वर सब लेकर उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 84 की बात कर रहा हूँ, जनवरी 84 की अच्छा, बात तब है। शायद उस टाइम पे ऐसी शक्ति नहीं थी। और एक आदमी होटल में काम कर चुका था वहाँ पे, जो अपराधी थे ना, 2 अपराधी थे, उनमें से एक आदमी उस वहीं पे स्टूअर्ड का काम कर चुका था। उसको पूरा होटल के बारे में सारा जानकारी थी, इसलिए वो ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं थी। एक दूसरा अपराधी था, वो एक और होटल में काम करता था, हौज खास में, सरताज होटल में, वहाँ काम करता था। तो वहाँ पर मैं इत्तेफाक से वहाँ पर था, नीचे सिक्योरिटी अफसर के पास किसी इन्वेस्टिगेशन में मैं गया था। चीफ सिक्योरिटी अफसर थे मिस्टर रामानुजन, उसके ऑफिस में बैठा था। तो उनको किसी ने इंटरकॉल पे कॉल किया कि 8वीं मंजिल पे गोली चल गई। अच्छा, तो गोली चलने की आवाज़ आई, तभी किसी ने बताया। हम फिर वो इत्तेफाक से मैं साहब में बैठा था, 100 नंबर को कॉल क्या करने की जरूरत थी, मैं पुलिस ऑफिसर खुद वहाँ था, तो मैं उसके साथ गया, वहाँ जाके देखा तो 802 नंबर कमरे के बाहर में कॉरिडोर में एक वो पड़ा है, खाली ड्रम पड़ा है, वो उसका रिवॉल्वर का, और एक गोली पड़ी है। तो इसका मतलब गोली चलने की बात तो लग रही है, हुआ होगा। हमने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। हमने उसको खुलवाने के लिए काफ़ी कोशिश की। जब उन्होंने नहीं खोला तो हमने धमकाया कि ऐसे अगर नहीं खोलोगे तो हम इसको दरवाजे को तोड़ के तुम्हें पकड़ेंगे। तो उन दोनों ने अंदर से दरवाज़ा खोला, देखा तो सीन देखा, वो जो आदमी था वो टॉवल में था और उसको चाकू से मार दिया था। वो बाथरूम और उसके एक रूम के बीच में पड़ा हुआ, वो अच्छा तगड़ा हेल्दी था। बाद में हम दोनों को पकड़ने के बाद में देखा तो वहाँ गोली नहीं चली थी। वो रिवॉल्वर जो वो हाथापाई करने लगा, पहले लूटने लगे उसको, लूटने के लिए उनके बाद जो लूट लिया, उसके बाद वो लूटने के बाद वो आदमी उसको स्कफल करने लगा, उनको पकड़ने लगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, ये कर रहे हो। इतने में वो ऐसा हाथापाई हुई और वो जो रिवॉल्वर था वो तो देसी किस्म का था, वो जब निकला तो वो तो बाहर गिर गया और दरवाज़ा जो था वो ज़ोर से बंद हुआ, बैंग हुआ, उससे आवाज़ आई तो लोगों ने सोचा गोली चली थी। गोली चली ही नहीं थी वहाँ पे, चाकू से वो उसका मर्डर हुआ। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पकड़े गए। उनके पास क्लोरोफॉर्म मिला, वो रस्सी मिली बांधने के लिए, टेप मिली, डॉक्टर टेप मिली ताकि उसको बेहोश कर देंगे। उनका पर्पज़ ये था कि किसी आदमी को ऐसे जो आता है उसको लूटना। तो वो दोनों आदमी पकड़े गए थे वहाँ पर। तो दैट वाज आल्सो ए मेमोरल केस था वहाँ पे। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल था उसको। ऐसे में मुश्किल ये था कि बाहर गोली का वो पड़ा हुआ है और फिर हम दरवाज़ा खुलवा रहे हैं, अंदर से कोई ये ना हो गोली हमें मार दे या और सिक्योरिटी ऑफिसर स्टाफ थे वहाँ पे उनको मार दे। तो ये रिस्क था। जी जी, तो बड़ा रिस्क था, लेकिन ऐसा रिस्क कभी कभी पुलिस में रह के लेना पड़ता है। जी जी, प्रोफेशनल एजेंट्स हैं, ऐसा रिस्क भी तो लेना। जी, आपने बिल्कुल रिस्क की बात की और आपने बताया भी कि आपको खुद गोली लग गोली चुकी लगी है एनकाउंटर के दौरान। जी। तो चूंकि आपका नाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे भी जाना जाता है, कितने एनकाउंटर किए होंगे कुल मिलाकर? अब वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सर यहाँ पर एक सवाल है, आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं पूछना चाहूँगी कि एनकाउंटर को लेकर ना अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि एनकाउंटर, बहुत सारे एनकाउंटर होते हैं फेक होते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि किस तरह के केसेस में एक्चुअल में फेक एनकाउंटर कैसे पहचान सकते हैं? मतलब पहचानने का मेरा मतलब है कि अगर मैं जानना चाहती हूँ कि एनकाउंटर असली था या नकली था, तो कहीं कुछ होता है ऐसा जिसे पहचान सकते हैं? एनकाउंटर, एक तो सबसे पहले लोगों का ये वहम है, पब्लिक के लोगों का, कि एनकाउंटर कर दिया। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। एनकाउंटर किया नहीं जाता, एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर की डेफिनेशन मैं बता दूँ, एनकाउंटर क्या होता है? जब कोई पुलिस अफसर किसी अपराधी को पकड़ने जाता है और वो अपराधी पकड़वाने की, अपने आप को सरेंडर करने के बजाय पुलिस पे अटैक करता है, तो पुलिस अपने आप में आत्मरक्षा में गोली चलाती है। उस दौरान अगर कोई आदमी मर जाए या इंजर्ड हो जाए, उसको एनकाउंटर बोलते हैं। तो पहली बात तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, एनकाउंटर प्लान नहीं होता है। मैंने अभी कोई प्लान एनकाउंटर नहीं किया है, ठीक है। बाकी बहुत से केसेस में सुनने को मिला है प्लान होते हैं, ऐसा नहीं मैं आपके चैनल पे ये बोलूँ कि नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। प्लान भी होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से एनकाउंटर हुए हैं जिन पे क्वेश्चंस रेज हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि ये एनकाउंटर फेक था और उसके ऊपर लोगों को सजा भी हुई है। तो ये बात भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैंने अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी में मैंने फेक एनकाउंटर नहीं किया, ये तय है। क्योंकि जितना भी हुआ है मैंने मौत को सामने देखा है और कोशिश की है। क्योंकि एक प्रकार से देखो, पकड़ के मारना, वो जो फेक होना, जो पकड़ के मारने वाली बात है, या अगले किसी आदमी ने गोली नहीं चलाई, हम पे अटैक नहीं किया है और उसको हम मार दें,
तो दैट इज कॉल्ड फेक एनकाउंटर। वो मैं एनकाउंटर नहीं कहूँगा उसको, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है वो मर्डर से कम नहीं है। तो उससे बचना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स को। और यही एक है कि कहीं ना कहीं कई पुलिस ऑफिसर की अपनी अपनी थ्योरी भी होती है कि अपराधी को हम पकड़ने जाएंगे वो हमें मारेगा, या फिर अपराधी को कोर्ट में भेजेंगे तो ट्रायल चलेगा, कई साल लगेंगे। वो हमारे सिस्टम का एक पार्ट है। हम इस बात को करें तो फिर हमारे फिर कानून की उसकी जरूरत नहीं है ना। जी। बहुत से लोग पसंद करते हैं ऐसा, जैसे आप कह रहे कई बार लोग बहुत से लोग हैं जेन्युइन अपराधी हैं उनको पकड़ के मार दो, ऐसा लोग बहुत से चाहते हैं। जैसे अभी आपने हैदराबाद में देखा होगा, बिल्कुल डॉक्टर के रेप विद मर्डर में 4 आदमी को पुलिस ने पकड़ा और मार दिया। उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ। तो जब उनके खिलाफ कुछ बात होती तब जब मारा तब सारी पब्लिक उसकी फेवर में थी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लोगों ने बहुत मिठाइयाँ भी बांटी। ये ऐसा होना चाहिए, अपराधी को तुरंत सजा मिलनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन जब ये बात खुली बाद में आया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, इंक्वायरी हुई, उसके बाद वो 4 आदमी बेचारे जो पुलिस ऑफिसर थे वो प्रॉब्लम में आ गए थे। तो अलग अलग बातें होती है, पब्लिक की व्यूज अलग है, पुलिस ऑफिसर्स की अपनी मजबूरियां अलग हैं। हाँ, बहुत से ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो कि इस बात को थ्योरी में विश्वास रखते हैं कि जो हार्डन क्रिमिनल और टेररिस्ट है उनको जीने का अधिकार नहीं है। कुछ हद तक मैं भी इस बात को मानता हूँ, जो हार्डन क्रिमिनल्स है या टेररिस्ट है जो लोगों को मार रहे हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, ये बात सही है। लेकिन उनको भी अगर हम पकड़ के मारेंगे ना, वो मैं गलत समझता हूँ। हाँ, एनकाउंटर में मारे जाएं या उनको पकड़ने जा रहे हैं वो कर रहे हैं तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एनकाउंटर में, जेन्युइन एनकाउंटर में मार देना ज़्यादा ठीक है, ना कि उसको पकड़ने मार दें। बाकी अगर पकड़ लिया तो उसके बाद तो ट्रायल, हमारे देश का कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। जी सर, ये भी अक्सर देखा गया है कि जब एनकाउंटर की आपने बात की, जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है तो अक्सर पैर में गोली मारती है। तो ये इसकी कोई खास वजह है या फिर हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे कि गोली मारी जाए तो बचने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं? देखिए, हमें ट्रेनिंग में ये दी जाती है, अगर ऐसे में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ गोली मारनी पड़े आपको, तो वहाँ पर बोलते हैं मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करो, मिनिमम गोली जितनी ज़रूरत है उतनी चलाओ, और शरीर के ऐसे भाग में चलाओ जाकि वो मर न जाए आदमी। ये बेसिक थ्योरी है गोली चलाने की पुलिस ऑफिसर्स के लिए। अच्छा। लेकिन जब कोई अगले आदमी के पास में कोई वेपन अच्छा है, तगड़ा है, तो तब ये थ्योरी फेल हो जाती है। सच्चाई ये है कि जब अगला आदमी कोई अपराधी के पास वेपन है और वो मारने को तैयार बैठा है, फिर वो हम नहीं सोचते कि कहाँ, वो सच्चाई बता रहा हूँ मैं, तो आप खुद को बचाएंगे ना, फिर हम तो अपने आप को बचाना है ना। तो अपने आप को बचाने के लिए उसको डिसेबल करना पड़ेगा। वो करने में मान लो हम रिवॉल्वर वाले हाथ पे गोली मारेंगे और वो हाथ की बजाय वो उसके दिल पे लग गई तो मर जाएगा वो। लेकिन दूसरा जो पैर में गोलने वाली मारने बात है ना, वो अगर हमें पता है कि ये आदमी हम पर अटैक करने वाला, यानी उसके हाथ में नहीं है लेकिन कर सकता है हमारे पास, तो उसको पकड़ने के लिए उसको सबसे जो इजी पार्ट है ना, वो घुटने से नीचे पिंडली वाला हिस्सा है या और कहीं ऐसा है हड्डी पे लग जाए, वहाँ पे गोली मारी जाती है ताकि वो आदमी डिसेबल हो जाए या वो भाग ना सके। जब अगर मान लो कोई भाग रहा है और उसको रोकना चाह रहे हैं, हम नहीं रुक रहा है, तो फिर हम गोली तो मारेंगे रोकने के लिए। पहले तो वार्निंग देंगे उसको, भाई रुक जा, गोली मार रहा हूँ, फिर भी नहीं रुकेगा तो फिर हम उसको पकड़ने के लिए उसको, तब हम मारने के पर्पज से नहीं मार रहे उसको डिसेबल करके रोकने के पर्पज से, पकड़ने के पर्पज से मारे, तब वो पैर में गोली मारी जाती है। वो भी पैर में कहीं भी घुटने के आसपास कहीं लग जाए, ज़्यादातर वो पिंडली में लगती है या घुटने के पास ऊपर या नीचे कहीं भी लग जाती है ताकि वो डिसेबल हो जाए, वो रुक जाए। जी। वो पर्पज होता है गोली मारने का। क्योंकि आपने जिक्र किया यहाँ पे गैंग वॉर का या फिर गैंगस्टर की बात की, तो गैंगस्टर यूपी में, बिहार में तो अक्सर जब भी जिक्र होता है तो गैंगस्टर्स की बात होती है, लेकिन दिल्ली में भी आपने ऐसा कुछ देखा क्या? दिल्ली में मेरे सर्विस टाइम में गैंगस्टर्स का एक बहुत बड़ा एक था जो नजफगढ़ एरिया से कनेक्टेड थे। कुछ क्रिमिनल्स मित्राऊ के थे, मित्राऊ है बॉर्डर एरिया में हमारा, नजफगढ़ से आगे जब जाते हैं सोनीपत की तरफ, वहाँ पे मित्राऊ एक गाँव है, उस वहाँ का बलराज था और उसके साथी थे। उसी का एक साथी था नरेंद्र, गांव जोंती गांव है, वहीं आसपास ही है सुल्तानपुरी एरिया में, जोंती गांव का और नरेंद्र बराड़ का एक गैंग था, और एक गैंग था डिचाऊ के किशन पहलवान का। अच्छा। ये दोनों आपस में राइवलरी थी दोनों गैंग्स की। और राइवलरी किस बात पे कि एक कोई प्लॉट का झगड़ा था, कोई उसके बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद फिर आपस में राइवलरी में दोनों गैंग्स ने अपने अपने गैंग के कम से कम 8-10 लोगों को
बारी करके समेट दिया, पूरे परिवार के लोगों को मार दिया था। अल्टीमेटली बलराज भी मारा गया, और किस्मत है कि किशन पहलवान बचा हुआ है और वो अब वो पॉलिटिक्स में आके शराफत में आ गया है। अच्छा होता है कभी कोई क्रिमिनल आके किसी स्टेज पे आके अपने आप को बचा लेना, और मैं तारीफ करता हूँ किशन पहलवान की, आज की डेट में वो अच्छा पॉलिटिशियन है, वो बच गया, लाइफ किस तरह उसकी बच गई, तो ठीक, अच्छी बात है। हाँ, नहीं तो गैंग वॉर में तो बड़ा मुश्किल है। मैंने ही पकड़ा था उसको जी। तो मुझे पुलिस ऑफिसर्स ने भी मुझे ब्लेम किया कि आपने उसको जिंदा क्यों पकड़ लिया। मेरा सिद्धांत यही रहता है कि मैं किसी को जबरदस्ती मारने के लिए नहीं पैदा हुआ। जी। मैं नहीं मार सकता। हमने वर्दी पहनी, इसका मतलब ये नहीं है वी आर नॉट लाइसेंस किलर्स। तो जो फेक एनकाउंटर करते हैं मैं उनको किलर बोलता हूँ, ऐसा नहीं। अब आप हमारे साथ शेयर करें जो आपको लगा कि वाकई बहुत मुश्किल था। एक तो आपने बताया कि आपको खुद गोली लगी, हाँ। लेकिन वो या फिर उसके अलावा जिसमें लगा कि भाई मतलब बहुत मुश्किल से ये हो पाया और लगा कि किसी तरह से बस बच गए। मुश्किल से हो पाया और प्लानिंग से हो पाया, वो मैं एक बताऊंगा। 88 का एक एनकाउंटर है, उग्रवादी के साथ में पंजाब में किया था हमने। गांव पद्दी जगीर के खेतों में एक एनकाउंटर हुआ था। हमारे को खबर मिली थी कि वहाँ पर एक उग्रवादी है जो कि बहुत ही पंजाब पुलिस की तरफ से उसको नाक में दम किया हुआ है। करीब 50 केसों में मर्डर और डकैती, मर्डर, पुलिस ऑफिसर्स पे एनकाउंटर, कई लोगों को मार देने का उस पर आरोप था। वो भागा हुआ था वहाँ पे। तो हमने उसके साथी को पकड़ा। उसके साथी ने खबर दी थी वो वहाँ पे पद्दी जगीर के उसमें ट्यूबवेल पे रहेगा, और वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए प्लानिंग बनाई हुई। ऐसे नहीं वो उसको हम 3 आदमी थे, एक वो जो जिसको पकड़ा था उसको गुड फेथ में लिया, और उसके बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स हम गए और उसको उसकी केवल सिंह बिल्ला नाम का था, खालिस्तान कमांडो फोर्स का उग्रवादी था वो। उस टाइम पे बहुत पीक पे था उग्रवाद पंजाब में। 80s के दशक में पंजाब में बहुत उग्रवाद की आग लगी हुई थी। जी बिल्कुल। लोग वहाँ से भाग रहे थे, उन दिनों की बात बता रहा हूँ। तो वो करीब 6 फुट 3 इंच का हाइट, मेरे से भी ज़्यादा तगड़ा, उसको पकड़ने का हमने एक प्लान बनाया। और वो वास्तव में ऐसा प्लान था कि जैसे हम मौत के साथ खेल रहे हैं। उसको पकड़ने जा रहे हैं, गुड फेथ में लिया। उसके साथी को हमने बताया कि अगर वो पूछे तो आप बताना कि हम दोस्त हैं, दोस्ती के बारे में मिलने आ रहे हैं। तो उसके हाथ में एक 20 गोली का भरा हुआ माउजर हाथ में पकड़े हुए, और हम उसकी तरफ जा रहे हैं ओनली ऑन द बेसिस, इस बात पे कि वो जो उसका साथी हमको धोखा नहीं देगा। इसी विश्वास पे उसको हमने गुड फेथ में लिया। फिर उसके जाके पकड़ के फिर उसको किसी तरह हमने उसको काबू किया। ऐसे किया कि वो गोली उसकी चली, ऊपर चलती रही, और हमने उसको पकड़ के फिर तो बिल्कुल फिल्मी उस टाइम पे फिल्मी स्टाइल में उस टाइम पे जो दूसरे मेरे ऑफिसर थे, मैंने पीछे से पकड़ रखा था उसको, और उसकी जो ऐसे इस प्रकार से कर लिया ताकि उसको शिकंजा उसका ऐसा पकड़ा कि वो रिवॉल्वर हमारी तरफ न चला सके। चलाएगा भी तो भी ऊपर गया, और चलाई उसने। और उसके बाद दूसरे जो ऑफिसर थे, मैंने कहा गोली मत मारना उसको। उसने मेरे कहने पे उनको सर में मार के बेहोश करो इसको। तो वी यूज आवर रिवॉल्वर, जो हमारा रिवॉल्वर था उसको हमने हथौड़े के इस्तेमाल, जैसे हथौड़ा नहीं होता ऐसे इस्तेमाल कर करके उसको सर में मारा, और तब जाके मारा तो वो बेहोश हुआ। वो बेहोश होके फिर हम उसको हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ की पुलिस जलंधर हॉस्पिटल ले गए, सिविल हॉस्पिटल जलंधर। ये है 5 अक्टूबर 1988 की बात है। 6 अक्टूबर सुबह की 5 को हम यहाँ से गए थे। 6 अक्टूबर 1988 की बात है। तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ की पुलिस आ गई। पता लगा केवल सिंह बिल्ला को इंजर्ड हालत में ले आए। सबसे पहले तो डॉक्टर ने हमें कहा कि हमने कहा ये उग्रवादी है। तो उग्रवादी इंजर्ड कैसे आ गए? यहाँ तो उग्रवादी को इंजर्ड लाने का कोई रिवाज ही नहीं है। तो डेड बॉडी आती है। तो ये एक बड़ा वो था, ऐसा था जैसा कि आमने सामने मौत के साथ खेल रहे हैं, ओपन साथ। मैं तो जब जा रहा था मैं कहा माता रानी आज मौत के साथ जा रहे हैं, देखो जब बचे तो बचे। और उस टाइम पे कितनी पावर आई मेरे को, जब पीछे से मैंने उसको पकड़ा, कितनी पावर कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम। मतलब मेरे से सवाया आदमी, मेरे से ज़्यादा लंबा, ज़्यादा मोटा तगड़ा, उसके दोनों हाथों को मैंने ऐसे जकड़ने के बाद जो शिकंजे की तरह जैसे होता है ना, लोहे का शिकंजा पकड़ लेते किसी को, उस शिकंजे की तरह जब पकड़ा तो पावर कहाँ से छूट जाता, तो हम खत्म थे ना। तो या तो वो आर या पार की लड़ाई थी। तो ये फैक्ट है। जी। तो ये जो आपने बताया कि आपने उसके साथी को जो भी है विश्वास में लिया इस तरह से, तो मुखबिर जो हैं वो पुलिस के लिए बहुत ही अहम होते हैं। तो कैसे भरोसा कर पाते हैं किसी को? कोई मुखबिर जब आप बनाते हैं तो कितना टाइम लगता है फेथ में कि भाई ये हमें धोखा नहीं देगा, ये पलट नहीं जाएगा, इस तरह की चीज़? और कैसे आप जज कर पाते हैं कि हाँ ये मुखबिर होगा? वो आपको कांटेक्ट करते हैं या आप उनको कांटेक्ट करते हैं? देखो, मुखबिर एक ऐसी चीज़ है, डबल एज वेपन है।
मुखबिर अगर आपको धोखा दे जाए तो फिर तो- आपको ख़त्म भी कर सकता है मुखबिर। लेकिन हमें मुखबिर को उसको टेस्ट करने का एक क्वालिटी होनी चाहिए और होती है। अच्छे पुलिस अफसर को कैसे है, और वो कोई कांटेक्ट दोनों तरफ से होता है। कभी वो हमें कांटेक्ट करते हैं, कभी हम उनको कांटेक्ट करते हैं। और मैं तो अपनी जो पुलिस की लाइफ में बताऊंगा कि मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल मुखबिर्स की मदद से आगे मैं बढ़ा हूँ। जी। मैं अपना एक रैंक अपने बैचमेट से आगे इसीलिए गया, डीसीपी रैंक तक तभी पहुंचा तब मैं एक हेल्प ऑफ मुखबिर्स, ये जो पकड़ने का जो पद्दी जगीर की वही जो उग्रवादी पकड़ा, ये मुखबिर के कहने से पकड़ा था, मुखबिर की खबर पे पकड़ा था। ऐसे नहीं कि हमें कोई अचानक खबर मिल गई वहाँ पुलिस को। नहीं, तो मेरा सवाल यही है कि कैसे, मतलब मुखबिर कैसे मिलते हैं या कैसे आप मुखबिर पहचानते हैं एक कि हाँ? प्रकार से एक क्लास है मुखबिर की। अच्छा। एक प्रकार से वो जो एक प्रोफेशनल मुखबिर होते हैं, जो कि सिर्फ उनका कोई और काम नहीं होता है, खबर इकट्ठी करने का होता है, वो पुलिस को देते हैं। तो अच्छी मुखबर को बनाने के लिए उसको पुलिस ऑफिसर की तरफ से कॉन्फिडेंस उसके दिमाग में ये आना चाहिए। दो बड़े इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा। मुखबिर ये सोचे कि मैं जो खबर दूंगा उस पर ईमानदारी से काम होगा, उसमें बेईमानी नहीं होगी, उस खबर को कोई पुलिस ऑफिसर बेच नहीं दे। बेचने का मतलब यह है कि मैं खबर दूं, पकड़ ले और उससे पैसे लेके छोड़ दे। हाँ, एक नंबर बात तो यह है, जो मुखबिर अगर खबर देगा तो इसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी खबर का इस्तेमाल जेन्युइन तरीके से होगा। बहुत से इन्फॉर्मर्स हैं जो कि पुलिस की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं करते कि हमने खबर दे दी तो यही हमारे या तो हमारे नाम बता देंगे, या दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये तो ये कि विश्वास होना चाहिए कि उस खबर पे काम होगा अच्छे से और ईमानदारी से काम होगा। दूसरा ये कि उनका नाम सीक्रेट रखा जाएगा, उनका नाम किसी को नहीं बता सकते आप। और हमारे कानून में हमें ये प्रिविलेज है कि हमें अपने इन्फॉर्मर, कोर्ट भी गए तो हम नहीं बताएंगे काम, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं पूछ सकता आपका मुखबिर कौन है। तो ये दूसरा है कि उसका नाम गोपनीय रखा जाए और उसकी खबर पे कार्रवाई हो। ये दोनों चीज़ें जो पुलिस ऑफिसर निभा सकता है उनकी मुखबिर्स की लाइन लग जाती है। और मुखबिर्स की सुरक्षा करना, जो इन्फॉर्मर्स है उनकी सुरक्षा करना भी उस ऑफिसर का काम है जो इसके लिए वो काम करता है, जो खबर देता है। मैंने कई बार देखा है आईबी के बड़े होते हैं, पेड भी होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कई चीजें होती है। एग्जैक्टली मेरा ना अगला सवाल यही था, क्योंकि ये बड़ा जानना चाहता है कोई भी कि ये पेड होता है, उनका कोई फिक्स अमाउंट होता है या पर केस नहीं, दिया जाता फिक्स है? कोई नहीं होता है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में उसको बोलते हैं एसेट्स, अंग्रेजी में एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स का मतलब यूजफुल चीज, वो उसको एसेट्स बोलते हैं। उनका कई इसके कई वो होते हैं मुखबर्स के, पेड का भी होता है, फिक्स भी नहीं होता है, केस टू केस होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये किया हुआ है कि कोई नारकोटिक्स के केसेस पकड़वाएगा तो इन्फॉर्मर को उसका जो फिक्स अमाउंट होता है, कोई चीज़ होता है, मान लो हेरोइन पकड़वा रहा है तो उसका 20,000 रुपया पर केजी का हिसाब से होता है। अच्छा। और चरस है उसका अलग होता है। हर ड्रग का अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर इनाम होता है। वो इनाम जितना इन्फॉर्मर को मिलेगा 20% और 20% मिलेगा पुलिस टीम को। तो वो इनाम ईमानदारी से उस आदमी तक पहुंचे कि ये है, वो फिक्स होता है। जैसे मान लो कोई गोल्ड पकड़वाता है, गोल्ड वाला भी, उसमें भी 20% इन्फॉर्मर का होता है। हमने पकड़ा था 82 में वसंत विहार में गोल्ड पकड़ा था। अच्छा। उसमें इन्फॉर्मर को दिया पैसा और बड़ा, और वहीं से शुरू हुआ इन्फॉर्मर का हमारा, वो शुरू का था। ईमानदारी से उसको 20% जो वैल्यू मिला था, जो सरकार से जो पैसा मिला उसी को गया। अब आप पूछेंगे कि उसको गया तो पता लग जाएगा ना इन्फॉर्मर कौन था। सिस्टमेटिक ये सिस्टम ये है कि इन्फॉर्मर का सिर्फ अंगूठा लगेगा, नाम नहीं दिया जाएगा, और जो अंगूठा वेरीफाई होगा उसी के बाद उसी को ही देंगे, पुलिस ऑफिसर को ही देंगे वो इनाम। अच्छा। क्योंकि वो इन्फॉर्मर तो आएगा इनाम लेने, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, पता लग जाए कौन आदमी लेके तो गया। ये अंगूठा किसका लगेगा? अंगूठा उसका लगेगा। अच्छा, पुलिस वाला है, हाँ, उसको लगवा, पुलिस वाला नहीं लगेगा, नहीं, पुलिस वाला उसको लगवा लेगा। फॉर्मेट होता है उसमें कि इन्फॉर्मर का खाली इन्फॉर्मर लिखा होगा, अंगूठा लगा दिया, नाम नहीं होगा उसका। समझ गए। और वो जमा हो जाएगा जिस डिपार्टमेंट से इनाम मिलता है। जब इनाम मिलेगा उसी पुलिस ऑफिसर को मिलेगा जिसके बारे में कि ये इसका इन्फॉर्मर, उसको मिलेगा, वो उसको उसी का अंगूठा लगवा के वापस देगा और वो वापस देगा। अब ये उस पुलिस ऑफिसर और उस इन्फॉर्मर, इस पुलिस अफसर की ईमानदारी पे डिपेंड करता है वो पूरा देता है कि नहीं देता उसको। तो जो आदमी पूरा देगा उसको तो इन्फॉर्मर्स की लाइन लग जाती है। फिर उसके बाद कोई कमी नहीं रहती। खबर देने वालों की कमी नहीं है कोई, खबर लेने वाले पुलिस ऑफिसर्स की कमी है। मैं सच्चाई बताऊं बात,
जो 2 क्वालिटी मैंने बताई है वो अगर पुलिस ऑफिसर पूरी कर लेंगे इन्फॉर्मर्स के साथ में एक तो तो वो उसको आपको सिक्योरिटी दें और दूसरा उसका हाँ, नाम गुप्त रखें, yes. और जो भी उसका है शेयर बनता है इतनी शेयर अपनी, वो भी बनता तो एक रिस्क, इतना बड़ा रिस्क लेकर और के एक कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में क्या हर डिपार्टमेंट में है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा पूरी सर्विस में कोई इनाम जिसको नहीं मिल सकता। अच्छा, किसी भी पुलिस अफसर को 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिल सकता। इन्फॉर्मर की कोई लिमिट नहीं है। ओके। तो मेरे को तो ये 10 लाख की जो लिमिट थी वो मेरे ख्याल से 86 में पूरी हो गई थी। ड्रग्स के इतने केस पकड़े थे जहाँ पे कई लाखों रुपए इनाम हमें मिला। गोल्ड पकड़ा था उसके अच्छा, जैसे इन्फॉर्मर का तो आप बता रहे हैं हाँ। फिक्स अमाउंट, पुलिस के लिए भी ऐसा कुछ होता है कि आप कुछ ऐसा पकड़वाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा इस तरह का? नहीं, वो इंसेंटिव कहते हैं। वो अच्छा, पुलिस में भी इंसेंटिव होता है। मान लो कोई अच्छा काम करेगा, अच्छी चीज़ पकड़ेंगे तो इन्फॉर्मर का कोई इन्फॉर्म नहीं भी है, अपने आप पुलिस अफसर कोई पकड़ता है तो उसको भी इनाम मिलता है। इंसेंटिव बोलते हैं उसको, Okay. प्रोत्साहन राशि जिसे कहते हैं। बट ये नारकोटिक्स का, गोल्ड का, कैश का, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि और भी कोई कॉन्ट्राबैंड्स हैं कस्टम्स के, उनका फिक्स होता है कि ये पैसा इन्फॉर्मर को इतना मिला जाएगा। वो इसलिए किया जाता है, सरकार ये कहती है इससे खबरें आएँ और इन्फॉर्मर्स इस लालच में आके खबरें देते रहें। क्योंकि कोई भी एक मैं बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन इज पावर। कई बार आपने देखा हो ना टेलीफोन का एक वो इन्फॉर्मेशन इज पावर। पुलिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फॉर्मेशन। जिसके पास इन्फॉर्मेशन अच्छी है वही पावरफुल right. पुलिस ऑफिसर होता है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो चूंकि आपने नार्कोटिक्स का जिक्र किया और आपने काफ़ी काम भी किया है, तो देखिए एक इंडिविजुअल जो बंदा नशे में है उसका तो नुकसान है ही है, लेकिन वो कितने सारे लोग जो लोग खासकर सिंडिकेट को रन करते हैं या उसमें शामिल होते हैं, तो वो इतने सारे जो बंदा ले रहा है उसको प्रॉब्लम, उसके पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं। तो खासकर अगर हम यंग बच्चों की बात करें, आप देखते हैं ना स्कूल्स में भी कई बार सुनने में आती हैं चीज़ें, कॉलेज तक में भी है इन लोगों का अपना जाल फैलाया हुआ, फिर उसके बाद आगे तो है ही। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये सिंडिकेट काम कैसे करता है? क्यों कई बार हम लोग सुनते हैं कि नहीं हो ही नहीं सकता, इसको खत्म करना मुमकिन नहीं है, आखिर क्या वजह है ऐसे, जबकि हम खुद देख रहे हैं कि जहर है ये? वजह बताता हूँ। मैंने बहुत से NDPS सेट के केस पढ़े, बहुत सीजर्स बहुत किए हैं, जो क्विंटल्स में सीजर्स होते हैं वो किए हैं मैंने। चाहे वो हीरोइन है, चाहे चरस है, चाहे और दूसरी चीज़ें हैं, वो कई क्विंटल्स में मेरा रिकॉर्ड है। अच्छा। और पकड़ते वक्त हमें यही चीज़ें जो आपने क्वेश्चन किया यही हम पता करते हैं भाई कि ये क्यों नहीं, ये क्यों होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, ये बहुत ल्यूक्रेटिव है। पैसा इसमें बहुत है। पैसा इन द सेंस कि मान लो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हीरोइन है, अगर वो थाईलैंड की क्वालिटी की हीरोइन है या अफगानिस्तान से अगर आई है हीरोइन, वो अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है, वहाँ उसकी कॉस्ट कम होती है। यहाँ आते आती थोड़ी कॉस्ट उसकी ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाती है। उसके बाद अगर आप यहीं से रूट करके अगर यही किसी जो स्मगलर्स हैं, जो नारकोटिक्स डीलर्स हैं, नारकोटिक्स का काम करने वाले हैं, उनके हाथ में नेचुरली जो आएंगे तो वही करेंगे। वो उसको कई टाइम, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत कई 100 गुना बढ़ जाती है। तो इसमें कितना पैसा है, कितना ज़बरदस्त ल्यूक्रेटिव बिजनेस है ये। इतना पैसा किसी भी बिजनेस में नहीं कमा सकता, तो लोग इसको रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जो मेन आदमी काम करने वाले वो कभी सामने आते नहीं हैं, वो अपने कॉरियर्स रखते हैं, यानी कि सामान को ले जाने उसको कॉरियर बोलते हैं। और जो एक चीज़ ये पैकेट वहाँ से लाओ, वहाँ दे दो, उसको दे दो, वो डायरेक्शन देते हैं। जो मेन जो पैसे लेने वाले आदमी, जो मेन आदमी है ना, वो बहुत रेयर पकड़े जाते हैं और वो दूसरे लोगों से काम कराते हैं। पैसा ज़्यादा उनके पास होता है। काम कराने वाले जो लोग हैं उनको बाजार थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता होगा, जैसा भी मिलता है। पकड़े जाएंगे उनसे पता लगता है कि उनको कितना पैसा मिलना था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो पैसा बहुत है इसमें, दूसरा वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। वो रैकेट जो करने वाले हैं ना, मेन आदमी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में कई 100 क्विंटल कोकीन मिली है, तो वो कहीं ना कहीं तो कोई तो मालिक हुआ ना इसका। वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे अभी तक जी? जब वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो ये धंधा चलता रहेगा। जो पकड़े गए हैं वो ऐसे आदमी और कहीं रिप्लेस हो जाएंगे और कोई आ जाएंगे। तो ये जो आपने कि कैसा आपने कहा कि कैसे नहीं रुक रहा है, ये वजह है। और ये सबसे गंदा मैं समझता हूँ कि ये बिजनेस है। इसकी वजह से यंग जनरेशन हमारे देश की बर्बाद हो रही है, और कई तो घर बर्बाद हो रहे हैं कि जिनकी लत पड़ जाती है बच्चों को, वो फिर पूरा घर पर। आजकल क्या है, एक 2 बच्चे तो हैं, एक बच्चा है, 2 भी होने बंद हो गए। एक बच्चा है, वो भी अगर ड्रग्स की लत में आ गया तो कितना ही बड़ा धनाढ़ परिवार है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत से परिवार हमने देखे जो कि बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सबसे गंदा काम है जो नारकोटिक्स का काम करते हैं लोग। बिल्कुल, वो तो हमने कहा ही कि वो जो इंडिविजुअल ले रहा है उसको तो नुकसान है ही, हर तो है ही है, वो तो किसी लायक बचता ही परिवार नहीं है, बर्बाद हो जाता है। और वो उसको आदत डालने की वजह यही है कि कंजम्पशन बढ़ानी है, जो बिजनेस है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है।
तो कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि पुलिस जो है, क्योंकि कुछ खासकर जो कुछ चीज़ें जैसे हमने बताया कि स्कूल कॉलेज उन सबको सेंटर में फोकस में रखकर वहाँ पर कोशिश करे कि कम से कम वहाँ पर ये चीज़ें ना मैंने पहुंचे। जो बात करी ना अभी, वो तो बिग फिशेस की बात की जी, है जी, जो कि बिल्कुल, वो इसीलिए। कर रहे हैं, बट जो स्ट्रीट लेवल पे जो काम करते हैं, बेच रहे हैं, उनको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जो नीचे लेवल में जो बच्चों को सप्लाई करते हैं, बर्बाद करते हैं बच्चों को, उनकी लाइफ को बर्बाद वहीं से होती है जहाँ पे उनको आदत डाल दी है। तो वो अगर उनको रोकना ज़रूरी है, वो लोगों को पकड़ना जरूरी है। पुलिस को चाहिए कि, देखिए मैं आपको बताऊं बात, पुलिस लेवल पे, अगर पुलिस स्टेशन लेवल पे इंटेलिजेंस यानी कि काम करने की शक्ति, इच्छा शक्ति हो ना पुलिस को, तो वो कर सकती है, इन लोगों को रोक सकती है। लेकिन वो तभी होगी जब आदमी की, जो पुलिस ऑफिसर है, वहाँ का पुलिस इंचार्ज है, SHO है, या वहाँ का डिवीजन ऑफिसर है, या वहाँ का सिपाही है, कोई भी है, उनकी अपनी इच्छा शक्ति होगी कि नहीं, ये काम हमने अपने इलाके में नहीं होने देना है। और पूरे देश में अगर हर पुलिस स्टेशन का SHO अगर ये समझे कि नहीं, मेरे इलाके में ऐसा नहीं होने दूंगा, तो मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि ये बात जो कहानी है ना कि पुलिस अगर चाहे तो कहीं चिड़ी पर नहीं मार सकती, है सत्य कहानी है। अगर पुलिस दिल से चाहे कि ये काम नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। सारा मामला जो है कि वो सारा मामला, यस, मैं ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ जी। और मैंने अपने रहते हुए, मैंने अपनी इलाके में ऐसा कुछ कभी होने नहीं दिया, कभी भी। ये बहुत अच्छी बात है। मैं 5 साल SHO रहा हूँ, वहाँ नहीं कभी होने दिया। जी जी, मेन बात तो वही है कि आपका मकसद क्या है, आप क्यों मतलब इस प्रोफेशन को अगर नोबल कॉज की तरह भी लेते हैं ना कि ये नोबल कॉज ही है। जी जी। अगर आप ड्रग्स की सप्लाई को बंद करा रहे हैं अपने इलाके में, कम से कम वहाँ के स्कूल कॉलेज के बच्चों में तो नहीं जा रही है। और फिर जिम्मेदारी तो है ही अगर आपकी। एडिक्ट हैं ऑलरेडी, उनका एक सिस्टम है, उनको आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजें, वहाँ पर इलाज होता है, ट्रीटमेंट कराएं, उनके पेरेंट्स को बोले ट्रीटमेंट होता है, हो जाता है। लेकिन अगर आप सप्लाई को चलते रहेंगे तो ट्रीटमेंट भी नहीं होगा और नए नए लड़के पैदा होंगे, ऐसे आदत बन जाएगी, उनको एडिक्ट हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत से होनहार बच्चे बर्बाद हो गए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत ही डेडली कॉम्बो है, तो कैसा देखते हैं आप, किस तरह से देख पाते हैं कि कितना मुश्किल रहा आपका इस तरह से आना, या फिर ये आपके लिए एक तरह से आसान रहा ये सफ़र? देखिए प्रियंका जी, मेरे लिए ये मुश्किल काम नहीं बल्कि आसान रहा मुझे, क्योंकि 37 इयर्स की जो मेरी सर्विस रही है, राइट फ्रॉम दी बिगनिंग, दैट इज 1977 में मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी, उसके बाद 2014 में मैंने रिटायर हुआ। राइट फ्रॉम दी ऑल रैंक्स आई हैव वर्क, यानी कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एडिशनल DCP, ACP, एडिशनल DCP, DCP, सभी रैंक्स में काम किया। और थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन मैंने किया है, पुलिस स्टेशन को भी हेड किया, सब डिवीज़न भी हेड किए, और अदर दूसरी ब्रांचेज को सारा करने का जो एक्सपीरियंस हुआ, और ख़ास तौर से क्राइम की इन्वेस्टिगेशन का और क्राइम के ट्रायल का। देखिए जब इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो केसेस को कोर्ट में भेजते हैं ट्रायल के लिए, उसमें फिर एविडेंस देने के लिए जाता है। कोर्ट का पूरा एक्सपीरियंस पहले से ही था। उसके बाद जब मैं वकालत में सिक्योर किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और राइट फ्रॉम द डे 1 जब से मैंने रिटायर हुआ, उसके दूसरे दिन मैंने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और टचवुड अच्छा चल रहा है। और उसका फ़ायदा रहा पुलिस का, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जितने भी लूप होल्स होते हैं या किस किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर्स कोई गलती करते हैं, वो सारा मुझे अनुभव था, क्योंकि हमने भी गलती की हुई कई बार। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, वो भी गलती किया, और वो उस गलती को पकड़ना फिर आसान हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसी गलतियाँ बताएं कि कैसी गलतियाँ कर देते हैं आमतौर पे पुलिस। देखिए इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। ख़ासतौर से मैं ऐसे केसेस की बात करूँगा जहाँ पर मर्डर केसेस हैं, जो हीनियस केसेस की बात है। छोटे मोटे केस तो बहुत होते हैं ऐसे केसेस की, जो मैंने कई मर्डर केसेस की इन्वेस्टिगेशन, उसमें एक केस में ये हुआ कि वेपन ऑफ ऑफेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और वेपन ऑफ ऑफेंस उसमें रिवॉल्वर था। और रिवॉल्वर के पास जो गोली होती है ना, रिवॉल्वर की गोली, वो मौके पर मिले हुए जो कार्ट्रिज होते हैं, जैसे गोली चली जिससे मर्डर हुआ, तो उसके बाद पीछे अगर रिवॉल्वर है तो उसकी गोली का खोल जो होता है वो रिवॉल्वर में अंदर रह जाएगा चैम्बर में। अगर पिस्टल है तो वो खोल नीचे गिर जाएगा। अच्छा। दो अलग अलग होते हैं, पिस्टल और रिवॉल्वर का दोनों का काम अलग है। रिवॉल्वर क्योंकि वो 6 गोली वाला जो घूमने वाला होता है ना, उसमें जो आपका जो गोली जब आगे निकल जाती है उसको लेड बोलते हैं, वो बॉडी में जाके लगती है, और उसके पीछे जो खाली खोल होता है ना, वो पीछे रह जाता है रिवॉल्वर में। तो वो, और अगर पिस्टल है तो वो खोल निकल के नीचे गिर जाता है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये देखना है मौके पर कि जो गोली चली है वो, और खोल, और जो रिवॉल्वर बाद में वेपन ऑफेंस रिकवर हुआ है वो अगर रिकवर होने वाले बाद अगर तीनों कनेक्ट नहीं होते हैं तो ये नहीं साबित कर पाएंगे कि हम उसी रिवॉल्वर से वो गोली चली जिसका अंदर से खोल भी मिला है।
तो वो फोरेंसिक एग्जामिनेशन करने के लिए भेजना पड़ता है, और वो बैलिस्टिक एक्सपर्ट बताता है उसको कि जो पेंदे में स्ट्राइक कर, आपको ये तो मालूम होगा ना कि गोली जब चलती है तो स्ट्राइक करती है, बिल्कुल। जो खोल होता है उसके और लेड के बीच में होता है एक प्रकार से एक्सप्लोसिव होता है, जिसको बोलते हैं बुरा, जिसको मैं क्या कहूँ उसको, जो कि एक्सप्लोसिव का काम करता है। और जब पीछे पेंदे में गोली स्ट्राइक करती है, जिसको स्ट्राइकर बोलते हैं, रिवॉल्वर का हो या पिस्टल का हो, स्ट्राइक करता है तो उसमें इग्निशन पैदा होता है, उसके अंदर जो बारूद होता है, वो बारूद उसमें इग्निशन करके वो फिर गोली को आगे भेजता है। और जो पिस्टल की जो बैरल होती है उसमें ग्रूज होते हैं, ग्रूज, उन ग्रूज में उसमें स्पीड पैदा होती है, और स्पीड के बाद से वो कहीं जहाँ पे हमें एम किया होता है वहाँ पर जाके हिट करता है। तो ये सब चीज़ें अगर मर्डर केस में वेपन ऑफेंस को कनेक्ट नहीं किया तो फिर वो हमारा केस वीक हो जाता है। तो एक केस में वो खोल नहीं मिल पाया था किसी तरह से, खोल जब नहीं मिला था तो वो गलती हो गई ना, कि ढूंढना था पुलिस का काम, वो कहीं गुम हो गया, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं मिला, तो उस केस में थोड़ी सी कमी आई। तो ऐसे केसेस में खास तौर से मर्डर में या फिर एनडीपीएस एक्ट के केस मैंने बहुत किए हैं, उसमें अगर कुछ कमी रह जाती है तो वो फिर हमें अब एज एन वकील, एज ए एडवोकेट ढूंढने में आसानी होती है, तो फिर वो एक प्रकार से प्लस पॉइंट है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो पिछला अनुभव रहा उसको आपने एक तरह से पॉजिटिव अपना वो बनाया, और उसके बाद जो नेक्स्ट आप अभी कर रहे हैं वकालत, तो उसका भरपूर इस्तेमाल आपने वहाँ पे बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। अच्छा, दोनों तरफ हो रहा है, ये भी मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं ऐसे भी हैं जो कंप्लेनेंट्स होते हैं, जो कि अग्रीव्ड पर्सन होते हैं, जो कि विक्टिम होते हैं, उनके लिए भी करता हूँ, और उनके लिए बल्कि ज़्यादा करता हूँ, ताकि मेरा जो पहले जो काम था इन्वेस्टिगेशन का, वो विक्टिम्स की मदद करना था। और अभी भी मैं मैक्सिमम 60-40 का रेशो समझ लीजिए, 40% अपराधियों को छुड़ाने के काम है और 60% अपराधियों को सजा दिलाने का काम है। ये लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप जब पुलिस वाले रहे तो उस रोल में तो आपका 100% काम यही था, हाँ, कि आपको 100% जितना भी जो अपराधी हैं उन्हीं को, लेकिन जब आप वकील के रूप में आते हैं तो आप खुद बता रहे हैं कि लगभग 40% केस ऐसे जरूर होते हैं जहाँ पे कि आप जानते हैं कि ये वाला, आपको आइडिया होता है पहले से? नहीं, ऐसे मैं बता दूं, देखो वकालत में अगर ये इन कॉन्फिडेंस बात है, क्लाइंट के बात और हमारे बीच में बात होती है, वो जो हमारा उनसे बात होती है ना, तो वो एक हमारी प्राइवेसी है। जो उसने हमें बताया वो हम अपने तक रखते हैं, वो आगे तक नहीं बताते कोर्ट को। लेकिन जब हम ये ट्रायल में करते हैं, किसी अपराधी को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, तो पूछते जरूर हैं कि बताओ सच्चाई क्या है। अगर वो सच्चाई हमें नहीं बताएगा तो फिर हम आगे उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले सच्चाई उससे लेते हैं, फिर उसके बाद कानूनी तरीके से मदद करते हैं उसकी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बचाने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको किसी इलीगल तरीके से बचाऊं। कानून में खामियां ढूंढकर, कानून में जो उसकी फेवर हो सकती है, वो सारा कुछ करने के लिए हम फिर उसकी लीगल मदद करते हैं। प्रोफेशनल लीगल मदद होती है, वो हमारा काम है। पर सर ये बताइए कि ये तो आपका रहा जो प्रोफेशन, जो आपने अभी पेशा आपका वकील के तौर पे है, वो तो एक इंसान के तौर पे नहीं लगता कि ये इंसान गलत है या इसने गलत काम किया तो इसको मुझे बचाना नहीं चाहिए? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसानियत की बात है, लेकिन साथ साथ जो प्रोफेशन की बात है ना, हमारा प्रोफेशन भी तो किसी तरह है ना। मान लो ऐसे ही सारे करने लगे, कई केसेस ऐसे भी होते हैं प्रियंका जी, जिसमें ऐसा लगता है कि आदमी को बेगुनाह फंसा दिया गया है। कई केसेस में ऐसा होता है बेगुनाह। और मैं आपको अगर एक से ऐसे एग्जांपल दूं, मैं एक स्टडी कर रहा हूँ पूरे केसेस में कितने बेगुनाह लोग अभी जेल में हैं, वो मैं थीसिस लिखूंगा, उसमें मैं स्टडी करने के बाद में मैं करूँगा कि कितने आदमी बेगुनाह पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं और वो अभी भी जेल में सड़ रहे हैं। जी, तो कुछ एक उनको बचाने के लिए भी तो कोई आदमी होना चाहिए ना। बिल्कुल। एक तो वो हो गया, दो कैटेगरी है। एक तो बेगुनाह आदमी को बचाना, एक गुनाहगार को बचाना। गुनाहगार को बचाने का सिर्फ हमारी तरफ से ये होता है कि हम जो एक लीगल उसको रेमेडी मिलना चाहिए, लीगल एडवाइस मिलना चाहिए, लीगल प्रोफेशन की तरफ से बात करना चाहिए, वो हम करते हैं। बल्कि अगर बेगुनाह आदमी को बचाते हैं ना, तो ऐसे बेगुनाह आदमी, मैं एक बात और बता देता हूँ कि वो बड़े गरीब आदमी होते हैं, पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, और मेरे जैसे वकील का तो बिल्कुल नहीं कर सकते वो पैसा। तो उनके लिए मैं प्रो बोनो यानी फ्री में मदद करता हूँ उनकी। और वो जो मेरी को लगता है जो मैं फ्री मदद कर रहा हूँ उनकी, उसका सेटिस्फेक्शन है मुझे कहीं ना कहीं पैसे से भी कहीं ज़्यादा होता है जी। चाहे मैं पैसा कितना कमा लूँ, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन एक गरीब आदमी, शरीफ आदमी जो कि इनोसेंट तरीके से फंस गया है, जिसके पास पैसे नहीं अच्छे वकील को करने के लिए, वो अगर मेरे कांटेक्ट में आता है मैं उसको बचाकर
उस कहीं भी कितने लाखों रुपए को देने वाला हो, उससे ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। जी सर, ये तो आपकी स्टडी है, अब जो भी आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट जब आएगा तब तक हम ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन अभी अगर मैं एक रफ़ आइडिया, बिकॉज पुलिस वाले के तौर पे भी आपने देखा, वकील के तौर पे भी आप देख रहे हैं, तो जो लोग जेल जाते हैं या जिनके खिलाफ कोई भी केस होता है, आमतौर पे एक मोटा एवरेज कितने % लोग बेगुनाह होते हैं? नहीं, परसेंटेज को इसको आंकना ठीक नहीं होगा, केस टू केस डिपेंड करता है कि कई बार मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मैं पुलिस की फंक्शनिंग बताता हूँ, जहाँ पर आदमी पुलिस ऑफिसर ज़्यादा प्रेशर में आता है, जब लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया केस में और उसको सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। नॉट ओनली मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। जब पुलिस के ऊपर किसी ऐसे हाई फाई केस को या बहुत इंपॉर्टेंट केस को या किसी का कोई पॉलिटिकल दबाव अगर आता है, तो पुलिस आनन फानन किसी को भी पकड़ के उसको अंदर कर देती है। ये कई बार मैंने नोटिस किया अपनी सर्विस के दौरान। ऐसे केसेस को मैं कहता हूँ कैटेगरी, जो कि किसी भी ऐसे गलत आदमी को फंसाना नहीं चाहिए। ऐसा कोई नोटिस में आता तो मैं उसके लिए बिल्कुल जी जान लड़ा के लड़ता हूँ और मैं उसको बचा देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये तो आपने एक चीज़ बताई, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि पुलिस किस तरह से फंसाती है, हाँ मुझे पता है मुश्किल है आपके लिए जवाब इसका, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप नहीं, पुलिस किस तरह फंसाती है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एविडेंस की बात की थी, किस प्रकार से एविडेंस किसी अपराधी को सजा दिलाने के लिए उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी करना जरूरी है। क्राइम को क्रिमिनल से कनेक्ट करना, यानी कहीं क्राइम हुआ है और उसको क्रिमिनल पकड़ के वो भाग गया है, अब उसको पकड़ने के बाद पुलिस का काम ये है कि उस क्राइम में जो क्राइम हुआ है उससे उस आदमी को कैसे कनेक्ट करेंगे, वो बाय वे ऑफ एविडेंस होता है, सबूतों के आधार पर, जिसे कहते हैं ना। सबूत 2-3 प्रकार के होते हैं। फिजिकल एविडेंस है, यानी कि जो मौके पे कुछ चीज़ छूट गई थी वो है। साइंटिफिक एविडेंस है, कोई चीज़ हमने फोरेंसिक लैब में भेजा, फोरेंसिक रिपोर्ट आई, एक्सपर्ट ओपिनियन है। वेपन ऑफेंस अगर मिला, वो वेपन अगर भेजा, उसके बारे में रिपोर्ट अगर आई, वो है। कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से वो अगर वेपन ऑफेंस किसी अपराधी से मिला है और उसी के, जैसे मैंने अभी कारतूस और उसकी बात की थी, लीड की बात की थी, वो वेपन और वो कारतूस और लीड जो मिला, खाली एम्प्टी जिसको बोलते हैं, वो मिला और वो कनेक्ट हो गया फोरेंसिक एविडेंस की वजह से। यानी कि बैलिस्टिक एविडेंस, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की ओपिनियन होगी कि हाँ यही वेपन जो इस आदमी के से मिला है वो, और अपराध में यूज हुआ वो लेड और खाली जो खोल है वो सारा एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब कनेक्ट हो गया ना वो आदमी। नंबर 2, ब्लड का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एविडेंस। ब्लड अगर मृतक का ब्लड है, मैं मर्डर की बात कर रहा हूँ, वैसे दूसरी और केसेस की बात करूँ तो वो ब्लड अगर अपराधी के किसी कपड़े पर मिला, वो फिर बाद में जब अपराधी पकड़ा जाएगा, वो ब्लड और वो ब्लड अगर मिल गया, इट मीन्स अपराधी का उस मरने वाले से कोई कनेक्शन हुआ। तो एक एविडेंस ये है। इसी प्रकार से और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई लिखित में चिट्ठी मिली या कोई डॉक्यूमेंट मिला या कोई ऐसी चीज़ मिल गई मौके पे, उसको कनेक्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से ये एविडेंसेस को कनेक्ट करने वाली बात है। अगर आपने क्वेश्चन जो पूछा था झूठा फंसाना है तो किसी को, तो ये सब एविडेंस मजबूरी में कई जो पुलिस ऑफिसर झूठा फंसाते हैं वो उसको क्रिएट करते हैं, और वो क्रिएट करना गलत है। मैं समझता हूँ कि किसी बेगुनाह आदमी को फंसाने के लिए अगर कोई झूठी एविडेंस को उसको कोई कलेक्ट करता है, उसको कनेक्ट करने के बाद उसको फंसाने की कोशिश करता है, इससे बड़ा अपराध मैं नहीं समझता एक पुलिस ऑफिसर के लिए जो है। बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी कि, और किस तरह से आपने बताया कि कैसे पुलिस वाले चाहें तो उनका जो एक इंसानी चेहरा जो है वो पुलिस को आगे रखना चाहिए, और अगर आपके पास एक वर्दी है तो वर्दी दूसरों की हिफाजत के लिए, दूसरों को डराने के लिए नहीं है। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को, समझने को मिली कि कैसे पुलिस काम करती है, मुखबिर कैसे काम करते हैं, गैंग वॉर कैसे होता है, बड़ी बड़ी जेलों से भी किस तरह से गैंगस्टर जो हैं वो अपना काम करते रहते हैं, पुलिस भी उसमें मिली हुई है। बहुत कुछ जानने और समझने और सुनने को मिला। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी, आपने इतना सारा वक्त दिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रियंका जी।